सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को ये तक नहीं पता कि असली पानी क्या होता है, जहां खेतों में एनर्जी ड्रिंक डाली जाती है और एक आम आदमी बन जाता है पूरे देश की आखिरी उम्मीद। क्या वो इस अजीब दुनिया को बचा पाएगा? जानिए इस मज़ेदार और तगड़ी सोच वाली कहानी में, जहां कॉमेडी, क्रिटिसिज्म और क्रिएटिविटी सब कुछ है एक साथ। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से, जहां कुछ सेना के वरिष्ठ अधिकारी एक अहम बैठक में जुटे होते हैं। एक अफसर ये मुद्दा उठाता है कि हम अपने बेहतरीन सिपाहियों और पायलटों का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि असली युद्ध आने से पहले ही वे रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसलिए वो एक नई योजना का प्रस्ताव रखता है, ह्यूमन हाइब्रिड स्लीपिंग प्रोग्राम। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को एक खास चैम्बर में रखकर उसे अत्यंत ठंडे तापमान में फ्रीज कर दिया जाएगा, जिससे उसकी उम्र वहीं स्थिर हो जाएगी। जब भी देश को उसकी जरूरत होगी, उसे चैम्बर से बाहर निकालकर फिर से सक्रिय किया जा सकेगा। ये पूरी योजना अभी सिर्फ एक प्रयोग है, पर उनके पास सभी उपकरण और तैयारी मौजूद है। अब जरूरत है 2 इंसानों की जिन पर यह प्रयोग किया जा सके। पहला व्यक्ति चुना जाता है एक सैनिक, जिसका नाम होता है जो बेवर्स। ये शख्स अपनी यूनिट का सबसे कमजोर और औसत दर्जे का सदस्य होता है, जो किसी भी विशेषता में निपुण नहीं होता। न ही उसका कोई परिवार है जिससे अगर कुछ गलत भी हो जाए तो कोई सवाल नहीं उठेगा। उसे एक लाइब्रेरी में ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ काम भी नहीं होता और लोग भी नहीं आते। एक दिन उसका अधिकारी आकर कहता है कि अब उसे एक खास मिशन के लिए चुना गया है और जल्द ही उसे उसकी ड्यूटी से हटाकर इस नए प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। जो पहले मना करता है, कहता है कि वो यहाँ 8 साल और निकाल कर रिटायर होना चाहता है, लेकिन अधिकारी उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि टीवी देखने और कुर्सी तोड़ने का काम कोई भी कर सकता है। अब एक महिला वॉलंटियर की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन सेना में जो कि समान स्तर की कोई नाकारा महिला नहीं मिलती, इसलिए वे एक सेक्स वर्कर को इस प्रयोग में शामिल करते हैं, जिसका नाम होता है रीता। रीता जब चेंबर में जाती है तो घबरा जाती है, लेकिन जो उसे समझाता है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, इससे पहले ये कई जानवरों पर टेस्ट हो चुका है। अब इन दोनों को गुप्त रूप से फ्रीजिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है और ये मिशन पूरी तरह सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद इस मिशन के प्रमुख अधिकारी पर सेक्स और ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है और जहां ये चैम्बर होते हैं, उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जाता है। मलबे के नीचे अब भी जो और रीता उन चेंबर में सुरक्षित सोए होते हैं और धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट सभी की यादों से मिट जाता है। समय बीतता है और इंसान की बुद्धि लगातार गिरने लगती है। कुछ लोगों को उम्मीद होती है कि वैज्ञानिक इसका हल निकालेंगे, लेकिन वैज्ञानिक भी अब सिर्फ बाल उगाने और सेक्स क्षमता बढ़ाने जैसे व्यर्थ प्रयोगों में व्यस्त रहते हैं। कोई भी मानवीय विकास की ओर ध्यान नहीं देता। और फिर आता है साल 3005, एक ऐसा समय जब पूरी मानव जाति बौद्धिक रूप से पतन की ओर जा चुकी होती है। वो अब इतनी छोटी सी समस्या तक नहीं सुलझा पा रहे, जो है कूड़े की समस्या। एक वक्त था जब गर्वी, जिसे लोग कूड़े का सरगना भी कहते हैं, देर से सही पर आया तो था, लेकिन अब इंसानों में इतनी भी समझ नहीं बची कि ये सदियों से जमा हो रहे कूड़े के पहाड़ों को सही ढंग से संभाल सकें। और फिर आता है 3 मार्च 3005 का दिन। एक कचरे की गाड़ी एक बड़े कचरे के ढेर पर और कचरा फेंक रही होती है। तभी वहां ऊपर से ढेर सारा कचरा नीचे की तरफ फिसलने लगता है। इसी मलबे में 2 स्लीपिंग पॉड्स भी होते हैं, जिनमें रीता और जो नाम के 2 लोग 1000 साल पहले गहरी नींद में डाल दिए गए थे, और वे अभी भी उन्हीं पॉड्स में हैं। धीरे धीरे ये दोनों स्लीपिंग चैम्बर्स पूरे कचरे के साथ ढलान से नीचे सरकने लगते हैं। जो वाला चैम्बर एक घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है, पॉड खुल जाता है और जो बाहर आता है वो थका हुआ महसूस करता है। आखिरकार वो 1000 साल बाद जगा है। वो एक शख्स को देखकर पूछता है, क्या हम बेस कैंप पर पहुंच चुके हैं? उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता और वो जो को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। बाहर जो देखता है कि एक दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है बट फकर, और अंदर बहुत सारे बच्चे जन्मदिन मना रहे होते हैं। इस दुकान का नाम बट फकर इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चे वहां बड़ों को बहुत तंग करते हैं, और इस तरह की हरकतों को लेकर ये नाम बना दिया गया है। जो इस बात से उलझन में पड़ जाता है कि बच्चों से जुड़ी जगह का नाम ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो आगे बढ़ता है और सड़क पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो का बात करने का तरीका बहुत सभ्य होता है, जबकि इस समय की भाषा बहुत ही असभ्य हो चुकी है। अब यहाँ गालियाँ बोलचाल का हिस्सा है और न ही कोई इससे नाराज होता है और न ही इसे बुरा मानता है। जो को लगता है कि शायद मशीन की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। वो एक अस्पताल जाता है जहाँ चारों तरफ गंदगी फैली होती है। जब जो पानी पीने जाता है तो वहाँ पानी की जगह एक कंपनी का इलेक्ट्रोलाइट निकलता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। वो पास खड़े आदमी से पूछता है, मुझे बताइए कि यहाँ सामान्य पीने वाला पानी कहाँ मिलेगा? वो आदमी आश्चर्य से कहता है, पानी? जो कहता है, हाँ, पीने के लिए। आदमी हंसते हुए कहता है, जो टॉयलेट में आता है वही पानी है ना? और फिर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। जो को कुछ भी समझ नहीं आता।
फिर वो एक और डॉक्टर से मिलने जाता है ताकि उसकी पूरी जांच हो सके। डॉक्टर उसे 3 लोहे की छड़नुमा चीजें देता है और कहता है कि एक को मुंह में, एक को कान में और तीसरी को अपने बट में डालना है। जो ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन फिर भी एक छड़ मुंह में और एक कान में डाल देता है। अब तीसरी छड़ उसके हाथ में ही होती है। तभी डॉक्टर कहता है, अरे शायद मैंने गलती कर दी, जो छड़ मुंह में डाली है वो तो बट वाली थी। जो घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और पास की एक नाली से जाकर अपने मुंह को धोता है। इसके बाद जो फिर एक डॉक्टर से मिलता है। ये डॉक्टर नशे में होता है, उसके कपड़े फटे पुराने और उसका व्यवहार बहुत ही लापरवाह और सड़कों जैसा होता है। जो उसे बताता है कि शायद आर्मी वालों ने उसे कुछ दिया है जिससे उसे भ्रम हो रहा है और चीजें अलग दिख रही हैं। वो डॉक्टर से कहता है कि उसे कोई दवा दी जाए और वापस बेस पर भेजा जाए। डॉक्टर को उसकी बात की पूरी समझ नहीं आती। वो सोचता है कि शायद इसका दिमाग ही गड़बड़ हो गया है। डॉक्टर उसके साथ बात करता है, लेकिन उसमें गालियां ज्यादा और समझदारी की बातें कम होती हैं। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि अपना हाथ उस मशीन में डालो ताकि उसका टैटू स्कैन किया जा सके। तभी जो देखता है कि स्क्रीन पर लिखा है साल 3005, यानी कि वो सच में 1000 साल बाद की दुनिया में पहुंच चुका है। जब उसे नींद से उठाकर स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकाला गया, तब घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। वो बाहर झांकता है और देखता है कि पूरा शहर तबाही की चपेट में आ चुका है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और जिन लोगों को वो कभी जानता था वे सब अब इस दुनिया में नहीं हैं। डॉक्टर जैसे ही देखता है कि उसके हाथ पर कोई टैटू नहीं बना है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ये मामला पूरी तरह असामान्य है, क्योंकि इस दौर में हर इंसान के हाथ पर एक स्कैन करने योग्य टैटू मौजूद होता है। ये इंसान स्कैनिंग सिस्टम से बचा हुआ है। इसके बाद उसे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। वो एक ऐसे समय में पहुंच चुका है जहां पूरी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है और यहाँ के सारे लोग बेहद कम समझदारी वाले हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और अदालत में पेश करती है। वहां उसके लिए एक वकील नियुक्त किया जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि यही वही व्यक्ति है जिसके घर की दीवार तोड़कर वो पहले स्लीपिंग चैम्बर में दाखिल हुआ था। अब जो पर 2 आरोप लगते हैं, पहला कि उसने अस्पताल का बिल नहीं चुकाया और दूसरा ये कि उसके हाथ पर कोई टैटू नहीं है, जो इस समय में एक गंभीर अपराध माना जाता है। दूसरी ओर सरकारी वकील जो के खिलाफ सारे आरोप साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं जो को लगता है कि उसका वकील उसे निर्दोष साबित करेगा, लेकिन वो वकील पलटी मारता है और कहता है कि जो ने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उसके घर में जबरदस्ती घुसपैठ की, और सबसे बुरी बात ये कि उसने उसके टीवी शो देखने में बाधा पहुंचाई। जो अपनी सफाई में सच बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता बल्कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जज आखिरकार फैसला सुनाता है कि वो दोषी है। जो को जेल ले जाने से पहले एक स्थान पर ले जाया जाता है जहां उसके हाथ पर टैटू लगाया जाना है। पुलिस वाले उसके हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाते बल्कि गले में एक पट्टा पहनाते हैं जिसमें एक रॉड लगी होती है, जिससे वो सड़क किनारे किसी अपराधी की तरह खींचा जाता है। उसे एक विशेष मशीन के पास ले जाया जाता है और कहा जाता है कि अपना हाथ इसमें डालो। जब जो हाथ मशीन में डालता है तो एक स्वचालित आवाज आती है और मशीन उससे एक नंबर कंफर्म करने को कहती है। जो कहता है आई एम नॉट सर, यानी मैं नहीं हूँ सर, लेकिन मशीन इस जवाब को गलत समझ लेती है और मान लेती है कि उसका नाम नॉट है और उपनाम सर। इस तरह उसके हाथ पर नॉट सर के नाम का टैटू स्थायी रूप से उभर आता है। अब जो का नाम बदलकर नॉट सर हो जाता है। इसके बाद उसे एक और जगह ले जाया जाता है जहां उसका इंटेलिजेंस टेस्ट होना है, ताकि ये तय किया जा सके कि जेल में उसे किस तरह का काम सौंपा जाएगा। यहाँ उससे एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसे इस युग में सबसे कठिन सवाल माना जाता है। सवाल था, अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें 2 गैलन पानी आता है और दूसरी बाल्टी 5 गैलन की है, तो आपके पास कितनी बाल्टियां हैं? जो हैरानी से जवाब देता है 2, जो कि सामान्य सा जवाब है। लेकिन इस समय में ये सवाल इतना जटिल माना जाता है कि सब चौंक जाते हैं। फिर जो को जेल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां से वो किसी तरह भाग निकलता है। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि रीता भी अब अपने स्लीपिंग चेम्बर से बाहर आ चुकी है और फिर से अपने पुराने काम में लग जाती है। वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। वो उनसे कहती है कि वे 2 दिन बाद आना, और लोग उसकी बात मान भी लेते हैं। इस तरह वो पैसे कमा रही होती है बिना ज्यादा कुछ किए। उधर जो अपने वकील फाइटो के घर पहुंचता है, वही घर जिसका एक हिस्सा उसके स्लीपिंग चैम्बर के कारण गिर गया था। अब पुलिस भी उसके पीछे लगी होती है। जो अपने वकील को बताने की कोशिश करता है कि वो एक अलग समय से यहाँ आया है और ये कि इंसान अब समय यात्रा करने लगा है। क्या तुमने कभी टाइम ट्रैवल मशीन के बारे में सुना है? मशीन बनाने वाले से जब ये सवाल पूछा जाता है तो फ्रीटो नाम का शख्स जवाब देता है कि हाँ, मैं ऐसी एक डिवाइस के बारे में जानता हूँ जो इंसान को समय में पीछे ले जा सकती है। लेकिन वो पूछता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इस पर जो नाम का लड़का कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इस मशीन की मदद से 1000 साल पीछे अपने समय में जाकर तुम्हारे खाते में इतनी रकम जमा करवा दूंगा जो आज के ज़माने में करीब $800 बिलियन के बराबर होगी।
ये सुनकर फ्रीटो खुश हो जाता है और तय करता है कि वो जो की मदद करेगा। फिर वो जो को अपनी गाड़ी में बैठाकर उस स्थान की ओर ले जाता है जहां वो टाइम ट्रैवल मशीन रखी हुई है। रास्ते में उनकी मुलाकात रीता नाम की एक लड़की से होती है और वे उसे भी साथ लेकर उस जगह की ओर बढ़ते हैं। वो जगह एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट होती है। जैसे ही वे मार्केट में दाखिल होते हैं वहां एक मशीन उनके रास्ते में आ जाती है। उस मशीन में स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होती है जो के हाथ पर बने टैटू को स्कैन कर लेती है। इस स्कैन के जरिए पुलिस को ये पता चल जाता है कि जो वहां मौजूद है। फ्रीटो किसी तरह जान बचाकर निकल जाता है लेकिन जो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रीता इस सब से बच जाती है क्योंकि वो उस समय वॉशरूम में होती है। जो एक बार फिर हिरासत में लिया जाता है लेकिन इस बार उसे जेल नहीं ले जाया जाता। उसे सीधे व्हाइट हाउस में लाया जाता है जहां प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं। वहां उसे बताया जाता है कि वो इस समय की दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है क्योंकि उससे जो टेस्ट लिया गया था उसमें यह साफ हुआ कि उसके मुकाबले की बुद्धि किसी और में नहीं है। असल में टेस्ट में उसे एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा गया था जो उसके लिए आम बात थी, लेकिन इस समय के लोगों के लिए वो एक बहुत जटिल सवाल था। भले ही जो अपने समय में एक औसत इंसान था लेकिन यहाँ वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था। अब यहाँ देश के राष्ट्रपति आते हैं जिनका नाम है डैश कामाचो। ये व्यक्ति 5 बार की कुश्ती चैंपियनशिप जीत चुके हैं, साथ ही एक प्रसिद्ध एडल्ट स्टार भी रह चुके हैं और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। उनका बोलने का तरीका, पहनावा और बर्ताव बेहद असभ्य होता है। राष्ट्रपति कामाचो लोगों के सामने भाषण देते हैं और घोषणा करते हैं कि वे खेती की समस्या को खत्म कर देंगे। असल में इस समय खेती की जमीन में कुछ भी उग नहीं रहा था। राष्ट्रपति कहते हैं कि अब हमारे पास जो नाम का व्यक्ति है जो इस ग्रह का सबसे समझदार इंसान है और वह न केवल फसल की समस्या सुलझाएगा बल्कि अपराध, भंडारण और आर्थिक संकट को भी ठीक कर देगा। अब जो अपने वकील से मिलना चाहता है जिससे उसे ये पता चल सके कि टाइम मशीन कहाँ रखी गई है। उसका वकील बताता है कि वो मशीन एक म्यूजियम में रखी है। इसके बाद जो सभी अधिकारियों और प्रमुख लोगों को ये कहकर वहां ले जाता है कि वो म्यूजियम के पास स्थित खेतों का निरीक्षण करना चाहता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि खेतों में कोई फसल नहीं उग रही। साथ ही रीता को भी वहां लाया जाता है क्योंकि जो ने ये कहा था कि उसे उस लड़की की जरूरत है। अब जो किसी भी कीमत पर रीता के साथ अपने समय में वापस जाना चाहता है। जो का वकील उसे एक मैप देता है जिसमें टाइम मशीन की जगह दिखी होती है। फिर जो सभी से कहता है कि वो रीता से कुछ निजी बात करना चाहता है और उसे अकेले में ले जाता है ताकि वहां से फरार हो सके। लेकिन जब वो नक्शे को ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि उसमें पूरी तरह भ्रम फैलाया गया है क्योंकि उस नक्शे में एक जगह लिखा होता है आप यहाँ हैं, लेकिन असल में उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो सच में कहाँ खड़े हैं और इसी वजह से उनका भागने का प्लान फेल हो जाता है। यहाँ जो को असल वजह पता चलती है कि खेती क्यों बर्बाद हो रही है। खेतों में पानी की जगह एक एनर्जी ड्रिंक डाली जा रही होती है। यही कारण था कि फसलें नहीं उग रही थी। अब जो को ये भी समझ में आ गया है कि इस समय की कंपनियां और यहाँ के सभी लोग, जानवर, यहाँ तक कि बच्चे भी उसी एक ब्रांड की ड्रिंक पी रहे हैं। ये सब शुरू हुआ था साल 2330 से, लेकिन अब जो जान चुका है कि उसे क्या करना है और अब वो देश के वरिष्ठ अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें खेतों में असली पानी डालना चाहिए, न कि किसी ब्रांडेड एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि जो पानी हमारे शरीर से निकलकर टॉयलेट में जाता है वो खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। उन्हें ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि अगर टॉयलेट का पानी खेत उगा सकता है तो फिर टॉयलेट के अंदर ही फसल क्यों नहीं उग जाती। जो उन सबको समझाने की पूरी कोशिश करता है, उन्हें तर्क देता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो एक अजीब सा तर्क देता है। वो कहता है कि मैं ऊपर वाली मंजिल से बात कर सकता हूँ और उसने मुझे कहा है कि हमें पानी की जरूरत है, और इसी बात से सबको यकीन हो जाता है। अब सब मान जाते हैं कि खेतों में एनर्जी ड्रिंक की जगह पानी डालना चाहिए ताकि फसलें पैदा हो सके। साथ ही जो धूल भरे तूफान चल रहे थे वो भी खत्म होने लगते हैं। इसके बाद खेतों में पानी डालना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन लंबे वक्त तक कोई फसल नहीं उगती। जब पानी फसलों को देने लगता है तो ब्रांडेड एनर्जी कंपनी के शेयर मार्केट में गिर जाते हैं और उसकी वैल्यू लगभग शून्य हो जाती है। दुनिया की आधी आबादी जो इस कंपनी की आदत में थी परेशान हो जाती है। इस सब के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो को, और उसे फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। समाचारों में ये बताया जाता है कि जो को मौत की सजा सुनाई गई है। उसकी सजा खुले मैदान में दी जाएगी जहां वीर सुप्रीम नाम का एक शख्स अपने विशालकाय ट्रक से जो को कुचल देगा। फिर वो रात आती है जब जो का मुकाबला वीर सुप्रीम से होना होता है। जो के पास एक छोटी सी गाड़ी होती है और सामने होता है विशाल बुलडोजर, लेकिन वीर सुप्रीम बेवकूफ़ी में शो शुरू होने से पहले ही मलबे के नीचे दब जाता है। वहीं मौजूद 2 और गाड़ियां आपस में भिड़ा दी जाती हैं जिससे दर्शकों को एक्शन दिखाने का मौका मिल जाए। हालांकि वीर सुप्रीम मलबे से बाहर निकल आता है और उसके हाथ में एक हथियारनुमा मशीन होती है जिससे वो जो को खत्म करना चाहता है। उधर रीता और जो का वकील को पता चलता है कि जो ने जिस खेत में पानी डाला था वहां छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। वो लोग तुरंत उस जगह जाते हैं।
वकील एक कैमरामैन को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां खेतों में हर तरफ अंकुर निकल आए हैं और वो दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां मौजूद सारे लोग ये दृश्य स्क्रीन पर देखते हैं तो वो जो को मारने से पहले ही रोक देते हैं। हर कोई खुश होता है क्योंकि फसलें उगने लगी हैं, इसलिए अब जो की जान खतरे में नहीं है। जो रीता से कहता है कि अब हमें टाइम ट्रैवल मशीन से अपने वक्त में लौट जाना चाहिए, लेकिन रीता मना कर देती है। वो कहती है, मैं अब इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ। पहले की दुनिया में मेरी कुछ बुरी आदतें थीं, अब मैं नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। और यहाँ मुझे स्टारबक्स में CEO की पोस्ट भी मिल गई है। जो मान जाता है और कहता है कि वो वापस जाएगा, लेकिन तभी वहाँ का राष्ट्रपति घोषणा करता है कि वो जो को अपना डिप्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। जो मना करता है और कहता है कि उसे अपनी असली दुनिया में लौटना है, लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोग जो को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया की इतनी सारी समस्याएं हैं और उन्हें कोई ना कोई तो सुलझाए। जो जवाब देता है कि हर किसी को अपनी परेशानियों का हल खुद ही निकालना चाहिए, जैसे उन्होंने पहली मंजिल से संवाद करके निकाला। तभी एक आदमी पूछता है, फ्लोरिडा में जो न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो रहा है उसका क्या? जो जानता है कि ये लोग इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो तय करता है कि वो अपने समय में 2005 की जगह इसी समय में रहेगा। थोड़े समय बाद वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है और रीता से शादी कर लेता है। उनके 3 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान बच्चे कहलाते हैं। जो का वकील भी अब राष्ट्रपति बन चुका होता है, वो भी शादी करता है और उसके 40 बच्चे होते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां अक्ल की सबसे ज्यादा कमी थी और एक आम इंसान बन गया सबसे बड़ा हीरो। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।